जब कोई रिएक्शन होती है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि रिएक्शन इंस्टेंट हो जाती है या उसमें कुछ टाइम लगता है? कुछ रिएक्शन होती हैं जो बहुत जल्दी हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं। तो वो टाइम जो लेती हैं वो क्यों ले रही हैं? क्या रीजंस है उसका? जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ती हैं वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेती हैं अपने कंप्लीशन में। तो ऐसा क्या होता है भाई, बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पकती है भाई जो टाइम लगता है प्रोडक्ट के बनने में? तो वो जो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने का जो टाइम होता है उसके बीच में बनते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, जब स्टार्ट किया था मैंने जीओसी। आप देखना फर्स्ट वीडियो जहाँ इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट वीडियो, उसमें आप देखना मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का सफर तय करने में बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, यानी कि बीच बीच में कुछ नए नए टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं भाई? क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है? नहीं भाई, रिएक्टेंट में अगर रिएक्टेंट की 4 टांगे हैं तो एक टूटेगी, मीन्स 4 बॉन्ड हैं तो टूटेगा। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड टूट रहा है, और टूटने के बाद जो भी कंपाउंड उससे जुड़ा होगा वो हट रहा है, और प्रोडक्ट बनने के लिए जो कंपाउंड चाहिए वो रिएक्टेंट से दूसरा उससे जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है, यानी क्या बताया था हमने, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग का प्रोसेस पूरा होता है। कितने टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कितने टाइप से बॉन्ड मेकिंग होती है, क्या क्या इसमें स्पीशीज बनती है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है, कितने टाइप की हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के। भाई जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, तो ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज। आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, कि जो भी बॉन्ड है वो टूटता है तो कितने टाइप से टूटने की उसकी पॉसिबिलिटीज होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यार से चैनल केमिस्ट्री सार में, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, अगर आपने इस चैप्टर को, जीओसी को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो आप समझ लीजिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आसान हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे टूल्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही आराम से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्लियर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। जो कोवलेंट बॉन्ड है हमारा वो कितने टाइप से ब्रेक करता है, उसके क्या टाइप होते हैं भाई? देखिए, मेन 2 टाइप होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज बड़ा जोड़ लो, क्लीवेज यानी कि टूटना। अब ये होमो और हेटेरो नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा है आपको, बहुत ईजी है ये, नाम से पता लग रहा होगा। होमो यानी कि एक जैसा, यहाँ दोनों स्पीशीज जब एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे मान लिया एक बॉन्ड ये है, ये टूटेगा, ठीक है, या आप थोड़ा अलग ले लो, ए एंड बी ले लो, इनके बीच में जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों एक जैसी स्पीशीज बनेंगी। दोनों स्पीशीज कैसी होंगी? एक जैसी, डेट इज कॉल्ड होमो। अब हेटेरो में क्या है, दोनों स्पीशीज एक जैसी नहीं होंगी, दैट इज कॉल्ड हेटेरो। क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस बस यही है कि ये जो बॉन्ड होता है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जब बराबर बराबर बढ़ जाएं, एक इसके पास एक इसके पास, दैट इज होमो। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ले जाए, दैट इज हेटेरो। कौन ले जाएगा भाई? जो इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। कौन सा ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात? इतना तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज है भाई। इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा?
जिसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी। इलेक्ट्रॉन की चाहत किस में होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जो इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा होगा, जिसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, वही तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि मुझे मिल जाए। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने भी 7th ग्रुप के और 6th ग्रुप के एलिमेंट हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो के बाद? तो वो सब जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए और अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला हेडिंग होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज symmetrical breaking of a covalent bond is called homolytic cleavage. Symmetrical breaking, symmetrical यानी कि फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक करा, आप यहाँ CH3Cl लो, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने इसको ब्रेक करा। अच्छा ये बच्चे ये बात याद रखनी है, होमोलिटिक क्लीवेज हमेशा सनलाइट में होता है या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, कि मैं तो आगे लिखवा दूंगी आपको, सनलाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो अब ये जो बॉन्ड टूटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गई। ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये हमारा कहलाता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज लिखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, also called odd electron species। ठीक, देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये मत सोच लेना, एक बात ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कह नहीं पाते हैं लेकिन हम समझ लेते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे गया है तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के मन की बातें, वो सोचते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों एक बात बताओ, एक बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे गए, तो आप इलेक्ट्रॉन ऐसे चार्ज पे कैसे लगा सकते हो? क्यों नहीं लगा सकते? अब भाई देखो, कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या वो ऊपर से जाता है अपना इलेक्ट्रॉन कि कार्बन कहता है मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो भैया यहाँ पे 6 ये लगाओ, ऐसा करता है वो? नहीं करता है ना। इसलिए कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपस में एक एक बांटना है तो बस इतना याद रखो कि यहाँ पर क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल यानी कि बॉन्ड एक साथ बराबर टूट जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना ले जाते हैं। भाई देखो एक बात बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना था ना, जब ये बॉन्डिंग हुई तो कैसे हुई बॉन्डिंग? ये बना कैसे, इसको समझो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन, इन 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने इसके साथ जो है शेयरिंग कर ली, बचा उसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। क्लोरीन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? क्लोरीन के पास 7 है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7, इसे एक और चाहिए, ये अपना ये 7वां इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। ठीक, ये यहाँ शेयरिंग हो गई, ये यहाँ शेयरिंग हो गई। बात समझ में आई? इसको चाहिए थे कितने?
1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट पूरा हो गया भाई साहब। दोनों अपना अपना ही तो इलेक्ट्रॉन लेकर आए और बाद में अपने ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। फिर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। दिक्कत क्या है जब अलग अलग होंगे? अब भाई एक बार बताओ, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल था। अब देखो दोनों बातें आ रही हैं। अच्छा एक बात समझ में आ गई तुम्हें कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुआ तो ये माइनस चार्ज का तो कोई लफड़ा ही नहीं, ठीक है। ये कंफ्यूजन अगर आ रहा हो 1% भी तो ये तो दूर हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, क्या माइनस चार्ज, क्या उससे फर्क पड़ रहा है। अब आप क्वेश्चन ये करोगे कि मैम जब वो अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो हम यहाँ पर ये फ्री रेडिकल क्यों लगाते हैं, उसको यहाँ पर ये पॉइंट क्यों लगाते हैं भाई, ये पॉइंट कहाँ से आया, क्यों आ रहा है ये पॉइंट? तो अब मुझे अच्छा एक बार बताओ, आपकी और आपके दोस्त की पक्की दोस्ती हुई, बॉन्डिंग हो गई अच्छी वाली, ऐसे बॉन्डिंग, रोजाना दोनों खेलते हो, एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग है, डेट इज बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया वाली बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, ठीक है। अब हुआ क्या, लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई दोनों के बीच में, जिससे बॉन्डिंग तोड़ नहीं पड़ गई, डेट इज टूट गई बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं इसको बीच में तो काट नहीं सकती भाई, देखो समझ लो बराबर, इसमें बढ़ गया, होमोलिटिक हो गया, बॉन्डिंग टूट गई। तो बताओ आपको गुस्सा नहीं आ रहा होगा, गुस्सा हो गया या दुखी हो गए, गुस्सा होगा या दुखी होगा, दोनों का हाल एक जैसा होगा, ठीक है, दोनों का हाल एक जैसा होगा। चार्ज होके बैठे होंगे, बहुत ज्यादा तिलमिलाए बैठे होंगे या बहुत ज्यादा रो रहे होंगे। भाई दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक दूसरे पर गुस्सा होंगे या एक दूसरे को याद कर रहे होंगे। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे, एबनॉर्मल होंगे, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होंगे। हाईली अनस्टेबल होंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, होंगे नहीं होंगे? सपोज करो यही वजह है कि जो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हम डॉट से शो करते हैं, डेट इज स्पेशल केसेस। क्लियर होगी बात, ये कहलाती है स्पेशल केसेस। तो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। इतना नोट कर लिया आपने, इसके आगे कुछ पॉइंट्स और लिखो। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओब्लिक पेरोक्साइड। सनलाइट हुई है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे H2O2, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। दीज मतलब फ्री रेडिकल्स, हाईली अनस्टेबल, हाईली क्या है ये, अनस्टेबल है भाई, अनस्टेबल होगा। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्लियर होगी बात, ठीक। तो ये होगा इसके पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब ना तो हमने सनलाइट दी, ना ही पेरोक्साइड था, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा के ले गया। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग of covalent bond, unsymmetrical breaking of covalent bond is called heterolytic cleavage, ठीक। कैसे नोट कर लिया फटाफट, ठीक। देखो भाई कोई भी यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ठीक, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मान ले चलो मैंने Cl ही ले लिया,
भाई मैं एक ही एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको। मैंने वहाँ पर सनलाइट ली थी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था, लेकिन अब मैंने ना सनलाइट ली है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक कैटलिस्ट लिया है। अब वो कैटलिस्ट कोई सा भी हो सकता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है। आप बताओ इसमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन की चाहत किस में ज़्यादा होगी? भाई क्लोरीन में ज़्यादा होगी। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उसने देखा सनलाइट तो पड़ नहीं रही है, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, ठीक है ना। उसने कहा कि मुझे इसका भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बॉन्ड तो टूटना ही टूटना, उसको दिख रहा है बॉन्ड टूटना है, ये अच्छा खासा स्टेबल था। उसने कहा कि ठीक है भैया, तेरे दोनों इलेक्ट्रॉन मैं लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या क्या बन गया? इसको हमने बोला कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, ठीक है। ये दो नाम इसके आ गए। अब भाई ये क्या हो गया? क्या ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होंगे जितने फ्री रेडिकल थे? सोचो भाई, यहाँ ध्यान से देखो, Cl को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है, कहीं ना कहीं वो स्टेबल है। यहाँ कहीं ना कहीं देखो, एक बात माइंड में जरूर रखना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी वर्ड आएगा, ठीक है ना। हम ये कहेंगे कि भाई देखो, कोई भी स्पीशीज है जिस पर चार्ज होता है वो हमेशा अनस्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्टेबल भी होती है कई कंडीशन में। वो आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ वो स्टेबल भी होती है, स्टेबिलिटी शो करती है। कुछ कम स्टेबल होती हैं, कुछ ज़्यादा स्टेबल होती हैं, कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल और जब इन कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन का कंपैरिजन हो तो उसमें कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा? फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल। इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक नोट डाल सकते हो। फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज unstable in comparison to कार्बोकैटायन ओब्लिक कार्बोनाइन। मैं किसी से भी इनका कंपैरिजन करूं, ये हमेशा हाईली अनस्टेबल होंगे। ये क्या? फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो ये तो आप रेड नोट लिख के इसको लिख लो, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके लिए हम क्या पॉइंट लिखें? भाई ये क्या है? ये हमारी अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग तो है, लेकिन यहां क्या बनते हैं? दिस क्लीवेज गिव्स कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन। दे आर अनस्टेबल। देखो वहां पे मैंने हाईली अनस्टेबल लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा? अनस्टेबल। देखो चार्ज स्पीशीज कोई भी हो अनस्टेबल होती है। क्लियर हो गई बात? लेकिन फ्री रेडिकल से थोड़ा सा कम। डायमैग्नेटिक इन नेचर में कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक। यानी कि अब बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वो पैरामैग्नेटिक क्यों थे और ये डायमैग्नेटिक क्यों है? भाई वहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, इसके पास तो एक भी नहीं बचा, डेट इज डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात? और भाई देखो ये भी क्या होंगे? हाईली रिएक्टिव। फोर्थ पॉइंट लिख लो यहाँ पे, हाईली रिएक्टिव। भाई रिएक्टिव तो है, ठीक है ना। चार्ज स्पीशीज हमेशा रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव तो है, क्योंकि कोई ना कोई चार्ज स्पीशीज स्टेबल होना चाहिए, बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो क्या आपके हो गए? होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। छोटा सा है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। होमो और हेट्रो में क्या है? होमो में आपका फ्री रेडिकल है, हेट्रो में कार्बोकैटायन कार्बोनाइन है। होमो में आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बनते हैं। होमो में आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक होते हैं वो, और हेट्रो जो है डायमैग्नेटिक होते हैं। होमो आपके जो हैं हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। हेट्रो इन कंपैरिजन ऑफ होमो, इन कंपैरिजन ऑफ फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, बट लिटिल
लेस देन फ्री रेडिकल। क्लियर हो गई बात? जो पॉइंट मैंने ये लिखवाया है। बाकी आपका जो है आपको पता है, यहाँ पर दोनों होमो में इलेक्ट्रॉन आपस में बढ़ जाते हैं और हेटेरो में कोई एक उड़ा के ले जाता है। क्लियर हो गई बात? कौन उड़ा के लेके जाता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और वो ज़्यादा किसकी, कितनी ज़्यादा कितनी कम, वो तो आप पता लगा ही सकते हो। कोई पीरियोडिक टेबल याद रखो, मैं आपसे कहती आ रही हूँ शुरू से, पीरियोडिक टेबल याद रखो। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। वो एलिमेंट जो ज़्यादा राइट में होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा। बस ये सबसे बड़ी और सबसे आसान पहचान है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे उसके पॉइंट्स। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट? भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना? बॉन्ड टूट के हमारी ये स्पीशीज तो बन गई। बॉन्ड किस तरह से टूट रहा है ये तो हमने जान लिया, लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, कहीं कहीं को जा रहे हैं, इसी के पास भाई क्यों जा रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें सारा उसी का ही रोल होता है, सब उसी का ही अपनी माया होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की ही माया है। वो आपने माया जान ली तो आप क्या बन जाओगे? मायापति बन जाओगे। ठीक है ना? तो आगे पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और पिछला जरूर रिवाइज करते जाइए। ठीक है? ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।